क्या बोल रहे थे भाई कि थर्ड कॉल आउट में भी नहीं आओगे कभी? फर्स्ट कॉल आउट अमेचर ओलंपिया में मेंस फिजिक। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। भारत प्रो शो, ये वाला शो मुंबई में हुआ था और मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ और चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि क्या रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और आप लोगों के फेवरेट एथलीट्स क्या प्लेसिंग लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो एक मेन सवाल बना हुआ है, मनोज पाटिल आप सभी लोगों को मालूम चली गया होगा इस टाइम पर कि वो भारत प्रो शो जीत चुके हैं मेंस फिजिक डिवीजन का, तो क्या वो डिजर्विंग थे? इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, पूरा कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। इस इवेंट से जुड़ा हुआ जो भी मेजर बातचीत होने वाली इस वीडियो के अंदर आपको पता चल ही जाएगा, तो ये वाली वीडियो मिस करने वाली नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। भारत प्रो शो के रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड्स के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के फेवरेट एथलीट्स के बारे में। जो एथलीट्स इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर है, वो एथलीट्स जिनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उनका क्या रिजल्ट आया। शुरुआत में यहाँ पे सबसे पहले करना चाहूंगा रोहित खत्री के रिजल्ट के साथ। रोहित खत्री आप सभी लोगों को मालूम है कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर काफी सालों से उन्होंने राज करा है। अब ये राज करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर। इनका क्या रिजल्ट रहता है? तो रोहित खत्री दोस्तों यहाँ पर हमको बताते हैं कि वो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आ गए थे टॉप 6 के अंदर, पर उनका यहाँ पे रिजल्ट क्या रहता है? जब मेडल्स की बात आती है, जब मेडल्स प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे टॉप 5 के अंदर तो रोहित खत्री का नाम नहीं आता है। तो इसका मतलब यही है कि वो टॉप 5 से बाहर हो गए थे और उनकी मोस्ट प्रोबेबली जो उनकी प्लेसिंग रहती है वो 6ठी या तो 7वीं रही होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे रोहित खत्री का कोई भी मेडल नहीं लगता है। और रोहित खत्री ने बोला था कि अगर मेरा कोई मेडल नहीं लगा या कोई मैं मेडल नहीं जीत पाता हूँ 2024 में दिसंबर का महीना, मतलब जब ये खत्म होता है ये वाला साल, उससे पहले अगर मैं कोई भी मेडल नहीं जीता हूँ तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा बॉडी बिल्डिंग से। उन्होंने ये चीज बोली थी। क्या दोस्तों वो इस चीज पे अमल करेंगे? अगर मैं रोहित खत्री के बारे में बात करूं, ऑनेस्टली अगर आप लोगों से बात करूं तो मेरे को रोहित खत्री की यहाँ पे फिजिक इंप्रूव्ड लगी थी। पिछली बारी से उनके जितने भी आप लोग वर्जन्स उठा लो रोहित खत्री के, जब से वो 2021 से कंपीट करना उन्होंने शुरू करा था, और काफी कोचेस भी रोहित ने चेंज करे हैं, बट अभी रिसेंटली उन्होंने कुलदीप सिंह यादव के अंडर ट्रेनिंग शुरू करी है। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी इस टाइम पर रिटायरमेंट लेना और छोड़ देना बॉडी बिल्डिंग स्टेज को एक बहुत ही बड़ी गलती होगी, बिकॉज एथलीट का काम ही होता है इंप्रूवमेंट करने का। और रोहित की एज के भी बारे में मैं बात करूँ तो वो 30 के अंडर ही होंगे, 30 अंडर 30 होंगे, और इस टाइम पर अपने प्राइम पर बॉडी बिल्डिंग छोड़ देना और इंप्रूवमेंट का ही इस टाइम पर उनके पास समय है, उस चीज को छोड़ देना, आई डोंट थिंक सो कि ये वाली कोई समझदारी की बात है। बट आई स्टिल डू बिलीव दैट कि अगर रोहित खत्री लग कर अगर मेहनत करके फुल ऑन प्रेप करते हैं बॉडी बिल्डिंग स्टेज की, तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट वो उन पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी, अगर वो छोड़ना चाहते तो वो छोड़ सकते हैं। दोस्तों उनका रिजल्ट रहता है आउटसाइड ऑफ द टॉप 5, रोहित खत्री का रिजल्ट। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अगले एथलीट के बारे में, और इन्हीं की क्लास में जो कंपीट करते हैं, रोहित खत्री की क्लास में ही होते हैं। और इन एथलीट का नाम है दोस्तों राम गोदासारी। होप कि मैं करता हूँ इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। राम ने दोस्तों इस वाले शो के अंदर 5th प्लेसिंग हासिल करी। आप लोग सोचोगे कि यार 5th प्लेसिंग ही तो हासिल करी, इतना क्यों हाइप कर रहा है? इनका ये पहला शो था और इन्होंने जस्ट अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करी है। तो वही बात होती है दोस्तों, रोहित ना जाने कितने टाइम से कंपीट कर रहे हैं, वो टॉप 5 भी नहीं आया, लेकिन इनके पहले शो में ये टॉप 5 लेकर आ जाते हैं। तो जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्या डिसिप्लिन होता है एथलीट का, क्या मेहनत होती है एथलीट की, सारी चीजें मैटर करती है। तो राम गोदासारी ने अमेजिंग परफॉर्मेंस निकाल के दिखाई। आई थिंक सो और बेटर प्लेसिंग भी ये ला सकते थे, बट 5th प्लेसिंग इज नॉट टू बैड फॉर हिज फर्स्ट कॉम्पिटिशन। तो ये इनका दोस्तों कुछ रिजल्ट रहता है और मैं इनकी अपडेट्स भी दे रहा था और मुझे इनकी फिजिक काफी इंप्रेसिव लगी थी, तो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अभिषेक यादव के बारे में। और अभिषेक दोस्तों बहुत से लोग जो है हर साल ट्यून इन करते हैं कि भाई अभिषेक ने कैसा परफॉर्म करा, अभिषेक ने क्या रिजल्ट निकाल के दिखाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभिषेक की प्लेसिंग 3rd आई है। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि यार ये कैसी प्लेसिंग लेकर आए हैं, फिर से उनका प्रो कार्ड नहीं लगा, उनका गोल्ड मेडल नहीं आया। ऑब्वियसली एथलीट्स को ट्रोल करना बहुत ही आसान है और जब रिजल्ट ना निकले तो और ट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। लेकिन इस साल मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अभिषेक की फिजिक जो हमको देखने को मिली है, खासकर उनकी बैक वाली साइड से, जो उनका एक मेजर वीक पॉइंट माना जाता है अभिषेक का, कि उनकी बैक कभी भी डेंस होके नहीं आती या फिर साइज में नहीं आती उनकी बैक। यहाँ पर उनकी बैक भी काफी इंप्रूव लग रही थी अपने पिछले वर्जन से। नॉट द बेस्ट बैक जो पूरे लाइनअप पे हमको देखने को मिली, बट इंप्रूव थी उनके हिसाब से। साथ ही में अगर आप लोग अभिषेक की फिजिक अगर आप लोग विनर के साथ भी कंपेयर करते हो, जो कि शुभम वहां पे विनर बनते हैं उस क्लास के, जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उनके साथ ही खड़े हुए हैं, अगर आप लोग इन दोनों की फिजिक भी कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली शुभम ज्यादा श्रेडेड है, ज्यादा टाइट है उनकी फिजिक, बट अभिषेक भी बुरे नहीं नजर आ रहे। और साइज उनका देखा जा सकता है स्टेज पे, जो कि साइज काफी टाइम से अभिषेक नहीं लेकर आ पा रहे थे, बट इस वाले कॉन्टेस्ट में अभिषेक साइज लेकर आते हैं और पिछली बार से उनका एक बेटर वर्जन हमको देखने को मिलता है। अभिषेक का इस टाइम पर रिएक्शन भी हमको उनके इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली एक चैंपियन मेंटालिटी है उनके पास, कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा और टाइम मिले,
मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक के पास एक राइट गाइडेंस है, और उस राइट गाइडेंस के साथ अगर वो एक अपना प्रोटोकॉल क्रिएट कर देते हैं, मुझे लगता है कि अभिषेक कर सकते हैं इन द फ्यूचर। बट एट दिस मोमेंट गोल्ड तो नहीं आया उनका, बट वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और साथ ही में हमको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि अभिषेक की जो लाइनअप है, जो क्लास में वो compete करते हैं, इट इज वन ऑफ दी स्टैक्ड क्लासेस ऑफ मेंस फिजिक। तो ऑब्वियसली ये चीजें भी अभिषेक के लिए मुश्किल क्रिएट कर देती हैं, प्रो कार्ड जीतना और गोल्ड मेडल लेकर आना इवन। तो ये दोस्तों अभिषेक का कुछ हिसाब किताब रहता है। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैं देखना चाहता हूँ अभिषेक को सक्सीड करना, बट जो चीजें मुझे नजर आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। अच्छी लगी फिजिक तो आप लोग अच्छा बताइए, नहीं अच्छी लगी तो वो भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, खुला हुआ आप लोगों के ओपिनियंस के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ पंकज वर्मा के बारे में, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि उनका भी रिजल्ट बताओ यार कि क्या रिजल्ट आया। तो दोस्तों एज सच उनका कोई रिजल्ट तो नहीं आया कि उनकी एग्जैक्ट प्लेसिंग क्या आई है, बट जब वहां पे टॉप 6 का कंपैरिजन हो रहा था तो वहां पे पंकज वर्मा को नहीं देखा जा सकता, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी प्लेसिंग टॉप 6 के बाहर आई होगी, और ये इनका कुछ हिसाब किताब रहता है। फिजिक के बारे में बात करो तो इनका ये आई थिंक वन ऑफ दी फर्स्ट अटेम्प्ट है, या फिर शुरुआती अटेम्प्ट है। ग्रो करने की बहुत गुंजाइश है। इनके कोच है सैंडीप बासोया, तो मुझे लगता है कि प्रेप के अंडर ये रहेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन करेंगे। एथलीट पे भी डिपेंड करता है वो कितना सीरियस है इस गेम के लिए। और ये कुछ पंकज वर्मा की फिजिक रहती है और रिजल्ट रहता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या इनका रिजल्ट आया। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रो कार्ड के राउंड के बारे में। प्रो कार्ड मेंस फिजिक का जो हमारा निकल कर आया था, और प्रो कार्ड वाले राउंड में यानी कि प्रो कार्ड की कंपैरिजन राउंड के अंदर कुल मिला के 8 मेंस फिजिक एथलीट्स होते हैं, और जिनमें से जो एथलीट्स पहचान में आ रहे हैं वो है वरुण श्रेडेड राइनो यानी कि वरुण मल्होत्रा, कृष्णा चौहान, रवि पवार, शुभम कांदू और साथ ही में गौतम। तो ये दोस्तों कुछ पहचान में एथलीट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन जीतता है प्रो कार्ड? थर्ड प्लेसिंग पर दोस्तों यहाँ पर आते हैं इन एथलीट का नाम है गौतम, और ये जीत जाते हैं यहाँ पे अपना प्रो क्वालिफायर्स में अपना प्रो कार्ड जीत जाते हैं। ये थर्ड प्लेसिंग के प्रो कार्ड विनर होते हैं। सेकंड प्लेसिंग के प्रो कार्ड के विनर की बात करूं तो यहाँ पे रहते हैं रवि पवार। रवि पवार ने दोस्तों एक ऐसा पैकेज यहाँ पे दिखाया है जो कि मुझे लगता है कि पिछली बार से मच इंप्रूव्ड अपना ये वर्जन लेकर आए थे। ज्यादा डिटेल्स इनकी शरीर पर नजर आई थी, कंडीशनिंग वाज लुकिंग ऑन पॉइंट। एक स्केरी वर्जन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी तरफ से, जो हम अपडेट्स में देखा करते थे, वो फाइनली हमको रवि की तरफ से स्टेज पर भी देखने को मिल गया। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। मैंने इनकी जर्नी भी फॉलो करी है, तो मुझे काफी खुशी हो रही है इनको देखते हुए जब ये प्रो कार्ड अपना जीत जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा शुभम कांदू के बारे में, जो कि अनस्टॉपेबल सिड के एथलीट है, और शुभम ने दोस्तों यहाँ पर जीत लिया ओवरऑल मेंस फिजिक का प्रो कार्ड विनर ये बने हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि मैनी कांग्रेचुलेशंस टू शुभम, और साथ ही में उनके कोच अनस्टॉपेबल सिड सिद्धांत भाई। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धांत भाई की टीम से हर साल कोई ना कोई जीत रहा है, तो एक अच्छी प्रोग्रेशन में उनकी टीम बनते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। एंड आई कैन नॉट इमेजिन नहीं कर सकता कि इस टाइम पर कितने सारे एथलीट्स उनके जीत रहे हैं, देखकर बहुत ही अनरियल सा लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ शुभम को। और बाकी यहाँ पे अगर फिजिक के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे शुभम की फिजिक में वो विथ थी, वो कंडीशनिंग थी। अगर आप उनका मिड सेक्शन देखोगे तो बिल्कुल वहां पे एकदम श्रेडेड था। जो डिटेल्स होती है, जो एक्सपेक्ट करी जाती है मेंस फिजिक एथलीट से, वो उन्होंने यहाँ पे दर्शाई। तो इस कारण की वजह से वो यहाँ पे ओवरऑल चैंपियन बने हैं। और हालांकि यहाँ पे रवि पवार काफी क्लोज नजर आ रहे थे शुभम के। प्रो शो में वो जीत जाते शुभम से, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रो कार्ड वाले राउंड के अंदर शुभम जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रो शो के बारे में। अब प्रो क्वालिफायर्स के बारे में बात हो चुकी है, प्रो कार्ड विनर्स के बारे में बात हो चुकी है, तो सेंस बनती है कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रो शो के विनर्स के बारे में। और प्रो शो विनर्स दोस्तों कुछ इस तरीके से रहते हैं। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं मेंस क्लासिक फिजिक के बारे में। और मेंस क्लासिक फिजिक में यहाँ पे मैंने आपको कल ही रिपोर्ट कर दिया था कि यहाँ पे आनंद यादव भाई ने जीत लिया और प्रो शो जीतकर ओलंपिया जा रहे हैं वो अगले साल। जिनके साथ उन्होंने कंपीट करा था, जो कि सेकंड प्लेसिंग लेकर आए, जो कि हार गए थे उनके साथ जिन्होंने कंपीट करा था, इनका नाम है हामिद मेहरबानी। और इन दोनों के बीच में दोस्तों हम लोग कंपैरिजन अगर करते हैं, यहाँ पे दोनों की फिजिक्स यहाँ पर टॉप 2 के अंदर आती है। फिजिक के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आनंद यादव भाई के आप लोग यहाँ पे लेग्स देख सकते हो। खासकर मुझे यहाँ पे लेग्स आनंद यादव भाई की ज्यादा प्रेफर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी लेग्स पे ज्यादा बल्क है। जो उनके कंपेटिटर है उनके लेग्स इतने ज्यादा साइज नहीं है वहां पर। अगर आप स्पेशली फ्रंट क्वाड के बारे में बात करो, ज्यादा वेल सेपरेटेड क्वाड्स मेरे को आनंद यादव के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं साइड पोज की तरफ। और साइड पोज में यहाँ पे आनंद यादव खा जाते हैं लिटरली उनको ये वाले पोज में। आप उनकी यहाँ पे अगर अपर बॉडी देखते हो तो साइड चेस्ट पे, खासकर उनकी चेस्ट की बात कर लो, यहाँ पर आप उनके आर्म्स और शोल्डर की बात कर लो, वहाँ पे ज्यादा पॉप कर रहे हैं, ज्यादा वहाँ पे डायमेंशन नजर आ रही है मसल में। वहीं पे कंपेयर करते हैं उनके कंपेटिटर के साथ, तो वहाँ पे मसल इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही, इतनी पॉप नहीं कर रही है उनकी मसल, या फिर इतनी है भी नहीं साइज के मामले में। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा इनके कंपेटिटर की, हामिद की, जो कि साइड चेस्ट वाले पोज के अंदर जो उनके क्वाड्स देखे जा सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा साइज दिखा रहे, जो कि फ्रंट वाली साइड पर आनंद यादव दिखा रहे थे। साइड पोज पर मेरे को हामिद के क्वाड ज्यादा बेटर लग रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे बैक डबल बाइसेप्स पे। और बैक डबल बाइसेप्स पे कहानी कुछ इस तरीके से रहती है। मैं यहाँ पे बैक प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे हामिद की, ज्यादा वेल सेपरेटेड बैक है, ज्यादा डायमेंशन वहां पे नजर आ रही है। ऑब्वियसली टैन पे भी मैटर करता है, टैन उनका ज्यादा डार्क है।
आनंद यादव का टैन थोड़ा लाइट नजर आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे डिटेल्स जो है मेरे को हामिद की यहाँ पे ज्यादा बेटर नजर आ रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइज यहाँ पे आनंद यादव का नजर आ रहा है। अगर आप लोग उनके ट्रैप्स देखते हो, ज्यादा बड़े उनके ट्रैप्स हैं। कंडीशनिंग में बोलूंगा कि यहाँ पे हामिद की ज्यादा बेटर नजर आ रही है फ्रॉम द बैक, बट काफी क्लोज का मुकाबला मेरे को यहाँ पे बैक वाली साइड से लगा। कुछ कमियों के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा आनंद यादव भाई की फिजिक के बारे में, जो कि मैंने पहले भी मेंशन करी हुई है कि उनकी जो चेस्ट, जो बीच में आप उनका गैप देख सकते हो चेस्ट में, वो एसिमेट्रिकल है। वहां पे मसल वहां पे नहीं देखी जा सकती है। उनके कंपेटिटर की बात करो तो वहां पे उनके पास इतना साइज नहीं था उनको चैलेंज करने के लिए। काफी क्लोज का मुकाबला था यहाँ पे इन दोनों बीच में, तभी इन दोनों को ही जजेस ने यहाँ पे बुलाया और कॉल आउट करवाई है। आनंद यादव यहाँ पे फॉर्चुनेटली जीत जाते और क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक कंट्रोवर्सी बन गई। जो उनके कंपेटिटर है हामिद मेहरबानी ने यहाँ पे एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे कि वो खुश नहीं है डिसीजन से और बिलीव नहीं हो रहा कि उनको कि वो हार गए हैं। वो इस कैप्शन के अंदर लिखते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि वो ज्यादा कंडीशन थे, उनकी वेट ज्यादा छोटी थी, तो उनको लगता था कि उनको जीतना चाहिए। ऑब्वियसली दोस्तों ये कुछ हिसाब किताब रहता है। आनंद यादव मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी बढ़िया अपना वर्जन लेकर आए थे, माइनस कुछ जो उनकी बॉडी पे वीक पॉइंट्स है मैंने जो कि मेंशन करे हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको हामिद मेहरबानी की फिजिक ज्यादा बेटर लग रही थी या फिर आनंद यादव की। क्यूडोस तो आनंद यादव, मैं यहाँ पे उनको कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ कि वो ओलंपिया जा रहे हैं। यहीं पे दोस्तों क्लासिक फिजिक में यहाँ पे 5th प्लेसिंग पे यहाँ पे एक इंडियन एथलीट आता है जिनका नाम है जिनीव वर्गीस, और ये बाहर रहते हैं, इंडिया में compete करने के लिए आए थे, बट इंडियन एथलीट है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं और बाकी जितने भी इंडियंस ने compete करा वो बाहर आते हैं टॉप 5 के, और ये हमारा क्लासिक फिजिक का प्रो शो रहता है। और इसके बाद मैं फाइनली बात करना चाहूंगा मेंस फिजिक के बारे में, और मेंस फिजिक का जो हमारा प्रो शो रहता है, सभी को मालूम चल चुका है कि मनोज पाटिल ने जीत लिया है प्रो शो और उन्होंने हरा दिया अमित आगरे को। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सामने स्कोर कार्ड्स देखे जा सकते हैं और यहाँ पर 11th प्लेस पर आते हैं, यानी कि लास्ट प्लेसिंग पर आते हैं पंकज गजवानी। पंकज गजवानी ऑलमोस्ट 3 साल पहले अपना प्रो कार्ड जीते थे और अभी अपना कमबैक कर रहे थे। यहाँ पर लेकर आते हैं 11th प्लेसिंग। तो यही उम्मीद करता हूँ कि अपने अगले कंपटीशन के अंदर और साइज लेकर आएंगे और इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी यहाँ पे 10th प्लेसिंग पर आते हैं नावेद अली, जो कि इकलौते एथलीट थे जो कि बाहर से आ रहे थे, अकेले फॉरेन एथलीट थे। तो नावेद अली यहाँ पर आते हैं 10th प्लेसिंग पे 50 पॉइंट्स के साथ। इसके बाद आते हैं 9th प्लेसिंग पे गौतम, जो कि जस्ट हाल ही के अंदर अपना प्रो कार्ड जीते थे और इसी शो के अंदर प्रो कार्ड जीते थे। और प्रो शो में डेब्यू वाले शो में अपना 9th प्लेसिंग यहाँ पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं सुरजीत डे से दोस्तों काफी एक्सपेक्टेशन थी। इनकी फिजिक अपडेट्स बहुत ही ज्यादा वहां पे इंप्रेसिव लग रहे थे, मतलब कमाल की अपडेट्स अपनी ये दिखा रहे थे। बट यहाँ पर ये लेकर आते 8th प्लेसिंग। शो में जाने से पहले लग रहा था कि सुरजीत सबको शॉक कर सकते हैं और मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था इनको देखने के लिए। फिजिक मेरे को यहाँ पे इनकी काफी डेंस मसल इनकी नजर आ रही थी और काफी थिकली डेवलप्ड इनकी मसल्स यहाँ पे नजर आई थी। इवन उनके लेग्स भी काफी इंप्रेसिव थे। आई डोंट नो इनके साथ ऐसा क्या हो गया था। मोस्ट प्रॉब्ली ये इतने ज्यादा शार्प नहीं दिख रहे होंगे स्टेज पे, इस कारण की वजह से इनको जजेस ने 8th प्लेसिंग पे रखा है। 7th प्लेसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आते हैं राजा अजीत। और राजा जी जैसे कि मैंने बोला था, गोइंग इनटू द अपडेट्स, गोइंग इनटू द शो, मुझे लग रहा था कि काफी बढ़िया कंडीशन लेकर आएंगे, बट फुलनेस कहीं ना कहीं राजा की फिजिक पर नजर नहीं आ रही थी। आप लोग जानते हो कि एक चीज जो कि राजा मिस करते हैं अपनी फिजिक पर, वो है एक डेंस साइज, जो कि सुरजीत डे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है। अब दोनों की फिजिक के अंदर जरा कंपैरिजन करके देखोगे कितनी डिफरेंट है। सुरजीत जहाँ पे कितने थिकली डेवलप्ड मसल्स अपनी दिखा रहे हैं, मसल बेलीज दिखा रहे हैं, वहीं पर राजा की फिजिक कितनी शार्प नजर आ रही है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर राजा जीत सुरजीत के लेवल वाली फुलनेस लेकर आए और सुरजीत राजा जीत जैसी कंडीशनिंग लेकर आए, तो आप लोग खुद ही सोचो कि दोनों ही कितना ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे इस वाले शो में। मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील हो रहे हैं इन दोनों के लिए, बट मेरे को उम्मीद है कि ये दोनों ही अभी काफी यंग है, मुझे लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा कर सकते हैं ये दोनों। दोस्तों इनकी कुछ प्लेसिंग रहती है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा 6th प्लेसिंग के बारे में, और 6th प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं शुभम कांदू। और शुभम कांदू आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे ओवरऑल चैंपियन बने थे, ओवरऑल टाइटल इन्होंने जीता था प्रो कार्ड का मेंस फिजिक में। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि इनकी कंडीशनिंग यहाँ पे स्लिप हो गई, और जिस कारण की वजह से रवि पवार ने उस चीज का फायदा उठाया और वो चले गए टॉप 5 में और शुभम नहीं जा पाते अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर 6th प्लेसिंग पर आते शुभम, और ये हमारा कुछ रहता है टॉप 6 तक का मामला। फिलहाल टॉप 5 हमारे एथलीट्स कौन से रहते हैं इस डिवीजन में। तो अब मैं 5th प्लेसिंग की बात करूं तो यहाँ पर आते संदीप साहू, जिन्होंने कि जस्ट रिसेंटली जो कजाकिस्तान का प्रो क्वालिफायर्स हुआ था वहां पे इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था। ये यहाँ पे compete करते हैं अपने दूसरे प्रो शो में, और दूसरे प्रो शो में इनका रिजल्ट रहता है कि ये 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं। फिजिक की यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे इनकी मेरे को चेस्ट काफी फिल्ड आउट लग रही थी, काफी बढ़िया जेनेटिक्स से कैरी करते हैं व्हेन इट कम्स टू द चेस्ट। ओवरऑल फिजिक के यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कंडीशनड वो आए थे। ओवरऑल पैकेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे उनका एक कंडीशनड पैकेज हमको यहाँ पे देखने को मिला था। बट मैं यहाँ पे हैरान हो रहा हूँ कि जो बाकी एथलीट्स हैं, अनस्टॉपेबल बिट्टू की बात कर लो या फिर दूसरे एथलीट्स हो गए, राजा जीत हो गए, मेरे को उनकी कंडीशनिंग
राजा की कंडीशन में कोई इनसे ज्यादा बेटर लग रही थी, बट वो इनसे नीचे आते हैं। अभी मालूम नहीं है कि जजेस वहां पे स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे थे या फिर कंडीशनिंग को रख रहे थे, जजेस ही जाने वो क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 5th प्लेसिंग पर आते हैं संदीप साहू। 4th प्लेसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आते हैं रवि पवार, और रवि पवार ने दोस्तों अभी जस्ट इसी शो के अंदर ही शेरू क्लासिक में एमेच्योर ओलंपिया में अपना प्रो कार्ड जीता, सेम डे सेम शो में कंपीट करा और 4th प्लेसिंग लेकर जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रो क्वालिफायर्स का जब फाइनल हुआ था तो वहाँ पे शुभम कांदू इनको बीट कर देते हैं और ओवरऑल चैंपियन बन जाते हैं जो प्रो क्वालिफायर्स हुआ था। लेकिन प्रो शो में रवि पवार जो है उनको हरा देते हैं शुभम कांदू को। शुभम कांदू टॉप 5 में आए ही नहीं है, तो ऐसा बहुत ही अजीब लगा मेरे को ऐसा देखना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रवि पवार की फिजिक उनसे ज्यादा बेटर हो गई हो फाइनल्स में, या फिर शुभम की फिजिक प्रो शो के फाइनल्स के दौरान उनसे वर्स हो गई हो रवि पवार से, तभी वो उनसे हार गए प्रो शो में जहाँ पे वो प्रो क्वालिफायर्स में जीत गए थे। दोस्तों ये कुछ कंफ्यूजिंग सा हिसाब किताब रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा टॉप 3 की प्लेसिंग के बारे में। सीधा आपको बताया तो 3rd पर आते हैं अनिक घोष, 2nd पर आते हैं अमित आगरे, और 1st और विनर बनते हैं मनोज पाटिल। और यहाँ पे हम लोग अपना कंपैरिजन राउंड शुरू करते हैं। और क्या यहाँ पे मनोज पाटिल डिजर्व करते थे मेंस फिजिक की जो विक्ट्री वो जीते हैं? बढ़ते हम लोग सीधा अपने कंपैरिजन की तरफ, और यहाँ पे एक कंपैरिजन में देखा जा सकता है कि टॉप 3 के अंदर होते हैं मनोज पाटिल, अमित आगरे और अनिक घोष। और आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पर फोटोज देखने को मिल जाएगी जहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। बैक साइड से अगर मैं बात करूँ, बैक साइड से पर्सनली जो मेरे को सबसे बढ़िया एथलीट यहाँ पे लग रहे हैं वो है अमित आगरे। अगर आप लोग उनकी बैक कंपेयर करते हो मनोज पाटिल के साथ, इट इज मच मोर सेपरेटेड, ज़्यादा वहाँ पे मसल मास ज़्यादा है, ज़्यादा विथ है उनकी बैक पर। अगर आप लोग अमित आगरे की देखते हो तो ज़्यादा डिटेल्स है उनकी बैक पे। 2nd पर मेरे को मनोज पाटिल की बैक लगती है, 3rd पे अनिक घोष की। अनिक घोष मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अनिक घोष इतनी वर्स बैक कैसे लेकर आ सकते हैं, फिर क्या इशू उनके साथ आ गया। अनिक घोष इस वाले कंपटीशन में मुझे ऑफ नजर आ रहे थे, खासकर बैक वाली साइड से। चलो ये तो बात होगी बैक वाली साइड से। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट पोज के बारे में। और जब ये तीनों फ्रंट पोज की तरफ जब ट्रांजिशन करते हैं तो मनोज पाटिल की तरफ आप लोग नोटिस करो कि मनोज पाटिल कभी भी अपना फ्रंट पोज नहीं दिखाते, साइड से अपना जो है ये वाला पोज करते हैं। जब जजेस बोलते हैं कि फेस टू द फ्रंट या फिर अपना फ्रंट पोज दिखाओ, तो पूरी तरीके से अपना ये वाला पोज एक्सपोज नहीं करते मनोज पाटिल। इसका रीजन ये है कि उनकी वेस्ट ज्यादा वाइड है। अगर वो दिखा देंगे तो अपने वो वीक पॉइंट शो करेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज वो इस टाइम पर कर रहे हैं मनोज पाटिल इस वाले पोज डाउन के अंदर, इस वाले कंपैरिजन में, कि वो अपने वेस्ट को छुपा के रख रहे हैं, साइड से दिखा रहे हैं जहां पर उनकी वेस्ट ज्यादा छोटी नजर आ रही है। और डेफिनेटली अगर मैं फुलनेस की बात करूं तो फ्रंट साइड से मनोज पाटिल इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी, दी मोस्ट राउंड गाय। सबसे ज्यादा फुलनेस जो मेरे को दिख रही है किसी की भी फिजिक में इस लाइनअप के अंदर। हालांकि अनिक घोष अपनी फुलनेस के लिए जाने जाते, बट मनोज पाटिल एक नेक्स्ट लेवल पीक अपना लेकर आए थे इस वाले कॉम्पिटिशन में। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग फ्रंट पोज मनोज पाटिल को दे रहे हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैक पोज अमित आगरे को जाना चाहिए। अमित आगरे यहाँ पे बेटर अपनी बैक लेकर आए थे। फ्रंट से मेरे को मनोज पाटिल हाइड कर रहे हैं अपने वीक पॉइंट्स, बहुत ही चालाकी से अपने वीक पॉइंट्स को हाइड कर रहे हैं, वो अपनी पोजिंग कर रहे हैं वो बहुत ही स्मार्टली तरीके से। और ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। अनिक घोष की यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को उनकी बॉडी सॉफ्ट नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शरीर पर वाटर होल्ड करके रखा हुआ है और ये चीज उनको तंग कर रही है इस वाले शो में। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, बट अगर अनिक घोष पीक करके आते इस वाले शो में, मुझे लगता है कि इस टाइम पर वो विजेता होते और वो ओलंपिया जाते अगले साल, वो ये वाला शो जीत सकते थे। और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था अनिक के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो शार्प आते, शार्पनेस के साथ ज्यादा हार्ड एक मसल लेकर आते हैं, ऑब्वियसली फुलर पैकेज भी उनकी तरफ से एक्सपेक्ट करा जा रहा था। तो ये तीनों ही चीजों के अंदर उन्होंने मार खाई और वो यहाँ पे मेरे को सबसे लीस्ट फेवरेट लग रहे हैं। मुझे बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज अनिक घोष मेरे फेवरेट एथलीट है, बट यहाँ पे उनके सामने अमित आगरे और जो मनोज पाटिल फिजिक लेकर आए थे, इट वॉज मच सुपीरियर। यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे को फुलनेस वाइज मनोज पाटिल बेटर लग रहे हैं, कंडीशनिंग वाइज मेरे को अमित आगरे की कंडीशनिंग ज्यादा बेटर लग रही है, स्ट्रक्चर वाइज मेरे को अनिक घोष ज्यादा बेटर लग रहे हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर तीनों ही बॉडी बिल्डर्स अपनी अलग अलग खूबी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जजेस ने चूज करा मनोज पाटिल को, उन्होंने यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी और वो जा रहे हैं अगले साल ओलंपिया में। अनिक अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर डायल्ड इन होकर आते तो उनका डेफिनेटली चांस था अगले साल ओलंपिया जाने का, बट मुझे पता है कि अगले शो के अंदर जब भी वो कंपीट करेंगे वो कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल अपना लेकर आएंगे और अपनी फुल तैयारी के साथ आएंगे। दोस्तों ये कुछ रहता है मेंस फिजिक का कंपैरिजन। आप लोग बताओ कि आपको इन तीनों में से कौन से एथलीट सबसे ज्यादा बेटर लग रहे थे ओवरऑल। मैंने जैसे कि बताया मेरे को बैक साइड से और कंडीशनिंग वाइज अमित आगरे ज्यादा बेटर लगे, मनोज पाटिल मेरे को बेटर फुलनेस के साथ यहाँ पे नजर आ रहे थे और अपनी वीकनेसेस बहुत ही स्मार्टली तरीके से यहाँ पे वो छुपा रहे थे। और यहाँ पे अनिक घोष मेरे को सबसे बेटर और बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा था। और दोस्तों ये हमारा कुछ रहता है मेंस फिजिक का प्रो शो का रिजल्ट और जो कंपैरिजन था। आप लोग बताइए अपने थॉट्स कि आपको कौन लगता है कि किसको जीतना चाहिए था ये वाला शो। बहुत से लोग डिवाइडेड यहाँ पे नजर आ रहे, कई लोग कह रहे कि अमित आगरे को जीतना चाहिए था, तो कई लोग खुश हैं कि यहाँ पे मनोज पाटिल जीत गए हैं। मैं काफी खुश हूँ मनोज पाटिल के लिए और मुझे लगता है कि वो काफी परेशानी उन्होंने झेली है एंड नाउ ही हैज फाइनली वॉन।
और एक कमबैक स्टोरी किसको नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मनोज पाटिल ने वो कमबैक स्टोरी करके दिखाई है, इसलिए ये वाली चीज़ एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन जाती है। यहीं पे दोस्तों, अगर मैं इवेंट के बारे में यहाँ पे बात करूँ कुछ चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे गेस्ट पोजिंग हमको देखने को मिलती है उर्स केल्सिंस्की की तरफ से, जो कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ऑब्वियसली पहली बार आई थिंक सो वो इंडिया पे आए हैं और उनको एक बहुत ही बढ़िया वेलकम देखने को मिला हमारे इंडियन फैंस की तरफ से, वो भी हैरान हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा लास्ट चीज, जो कि है शेरू क्लासिक का लाइव स्ट्रीम। मुझे बताते हुए सही बताऊं तो बहुत ही दुख हो रहा है कि जिन लोगों ने भी पे करा है शेरू क्लासिक वालों की लाइव स्ट्रीम के लिए, बिकॉज उन्होंने कोई भी लाइव स्ट्रीम करी ही नहीं। हालांकि पैसे ले लिए इन्होंने कस्टमर्स से, लेकिन लाइव स्ट्रीम तो करके ही नहीं दिखाई इन लोगों ने। तो ये चीज़ मैं बोलूंगा कि बहुत ही बुरी बात है। अगर जिन लोगों ने भी पे करा है, मैं आप लोगों के लिए बुरा फील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इनको पे करा है। मैंने खुद इनको 500 रुपये पे करे थे लाइव स्ट्रीम के लिए, बट इन्होंने लाइव स्ट्रीम करके ही नहीं दिखाई है। तो शेरू क्लासिक अभी भी मैं बोलूंगा कि इनको अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक करने की जरूरत है, खासकर इवेंट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूं, और लाइव स्ट्रीम्स उनमें से एक। और एज अ फैन, एज अ बॉडी बिल्डिंग फैंस हम लोग डिजर्व करते हैं एक लाइव शो देखना, जब इंडिया में एक बड़ा बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है, एक लौता एक बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है IFBB का, तो हम लोग लाइव देखना डिजर्व करते हैं। तो बस दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा शेरू क्लासिक के बारे में। ये साल का शेरू क्लासिक हुआ ख़त्म। और बाकी दोस्तों ये था हमारा रिजल्ट और रिव्यू हमारा भारत प्रो शो का और एमेच्योर ओलंपिया का। आपको रिजल्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आगे की वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, बिकॉज अपडेट्स आने वाली है, साथ ही में रिएक्शन जो होने वाला है भारत प्रो शो का, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।